हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस, जो आपका आने वाले 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल साइंस का मॉडल पेपर आंसर करने वाले हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगर जिनको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आपका चैनल में दिया गया है, मतलब डाला गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपका अगर आप इसको पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। पीडीएफ भी दिया जाता है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्रेम करना। ठीक है, ये राष्ट्रवाद होता है। तो इसका ये आंसर लिखा गया है, इसको देखिए कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद क्या होती है? तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है, जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा, वह हमारी राष्ट्र की पहचान है। ठीक है, जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। राष्ट्रवाद मतलब इसका अर्थ होता है। ये परिभाषा हो गया राष्ट्रवाद का अर्थ। हम अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, और ये जो साइमन कमीशन है ना दोस्तों, तो ये तो साइमन कमीशन है। ये साइमन कमीशन में अधिकतर लोग, मतलब अत्यधिक लोग, इसमें सिर्फ अंग्रेज ही लोग थे। क्या बोले हम कि साइमन कमीशन में अंग्रेज ही अधिक मात्रा में थे। इसके चलते ये भारत के लोग जो है इसका विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये बोल के नारा लगाते हैं। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। तो ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। ठीक है, ये साइमन कमीशन। आगे हम लोग का कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो मानव के द्वारा, जो आदमी के द्वारा जो बनाया गया संसाधन है, उसका हम लोग को 5 उदाहरण देना है। तो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, तो कोई भी आपका एग्जाम में अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो ऐसे नहीं कि मानव निर्मित रहेगा, कुछ भी आपका जो आपका सामने में दिख रहा होगा उसको आप लोगों को लिख देना है। तो इसमें क्या क्या लिखा गया है, देखिए, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना और याद भी कर लेना है, क्योंकि ये जो है आपका इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। ये मानव निर्मित संसाधन, ये संसाधन पार्ट से, मतलब ये इस पार्ट से जो है, ये जो भी चैप्टर से लिया गया है वहाँ से जरूर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये 5 संसाधन है। उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना किसी भी सामान, या आप चले जाना, ये सब है परिवहन के साधन। जैसे रास्ता हो गया, रेलगाड़ी का मार्ग हो गया, ये सब है आपका परिवहन। ये था हम लोग का मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण। ठीक है, अगला है हम लोग का जैव विविधता क्या है। जैव विविधता मतलब क्या होता है उसको देखिए कि वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता मतलब जैसे कि हमारा पर्यावरण में, हमारा प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है, और वो एक ही समान होते हैं। जीव जंतु एक ही समान होते हैं? नहीं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। वे उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर, सभी के आधार पर वे अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग ही ये विविधता हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परिभाषा। आगे है सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। तो सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, तो सामुदायिक सरकार से उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है कि वह किसी भी समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे। ये सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है। ठीक है, ये सामाजिक समूह को अपने समुदाय को संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है कि वह किसी भी समुदाय को कमज़ोर किए बिना, उसको कमज़ोर नहीं करना है,
फिर आम जनता के लिए संयुक्त रूप से काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सामुदायिक सरकार का परिभाषा। आगे शहरीकरण किसे कहते हैं? तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। बस ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना, ये शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि जब कुल राशि आय को जो कुल राशि आय रहेगा उसका और कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी उसको कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। और इसको और एक नाम से जाना जाता है क्या? तो औसत आय, ठीक है, औसत आय। औसत आय के नाम से भी जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय को, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि बाजार का क्या अर्थ है? तो बाजार का क्या अर्थ है? किसी भी स्थान पर विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्थान पर कोई भी जगह पर विक्रेता, बेचने वाले और खरीदने वाले के द्वारा क्रय विक्रय ऐसे खरीदा बेचा जाता है उसे कहते हैं बाजार। आगे हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि ये 3 नंबर का है। क्या बोले हम? ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ये 3 नंबर का है। तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करो। ये कृषि अर्थव्यवस्था पर पर प्रथम विश्व युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करना है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेके क्या बोले हम 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको क्या क्या हानियां हुई, ठीक है, ये कृषि अर्थव्यवस्था पर उसको हम लोग को जानना है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। युद्ध पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। ये गेहूं का आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उपज में अचानक बढ़ोतरी हो गई। तो ये फिर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई जिसके कारण अनाज के दाम गिर गए। ये जो है ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उपज में अचानक बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। जैसे ही और युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद गेहूं उत्पादन में सुधार होने लगा, उत्पादन और काफ़ी मात्रा में होने लगा, सुधार होने लगा और गेहूं का उत्पादन में आवश्यकता से इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि आवश्यकता से अधिक हो गया। अब जब भी आवश्यकता से अधिक होगा तो क्या होगा कि उसका दाम कम होगा, तो उसका दाम गिर गया, ठीक है। ये गेहूं का दाम जो है गिर गया, कम हो गया, जिससे ग्रामीणों की आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए। तो ये प्रथम विश्व में खासकर कृषि पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, कृषि पर। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कृषि पर प्रभाव पड़ा, ये कृषि पर, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध में खासकर कृषि पर प्रभाव पड़ा था, कृषि पर प्रभाव पड़ा था, कृषि अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा करना है। तो योहान गुटेनबर्ग, अब गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या होता है? तो योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था। क्या बोले हम कि योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आया था। देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, ठीक है। ये बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली, ठीक है। ये उसने शीशे को इच्छित आकृतियों को गढ़ने में ये हासिल कर लिया, सफलता पा गया। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन 1448 ईस्वी में, याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो
1448 ईस्वी में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमाकर प्लांटेन की गोले कागज पर दबा दिया जाता था। ठीक है, आगे है हम लोग का, फिर है कि गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर घुमाकर शब्द बनाया जा सके। इसे मूल वेल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इस मशीन से जो पहली किताब छपी वह बाइबल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे। इस तरह गुटेनबर्ग प्रेस, मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। ये मुद्रण संस्कृति में क्या होता है कि उस समय जो है ये उस समय क्या था, जिस समय मुद्रण संस्कृति इतिहास में कि पहले, अभी तो मतलब आजकल में ये पुस्तक आया, ठीक है, ये कॉपी सब ये आजकल हुआ है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। ठीक है, ये पहले मशीन सब नहीं था। ठीक है, ये मशीन कंप्यूटर सब नहीं था, जिससे चलते लोगों को काफ़ी लिखने में, लिख कर क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता था, इतना मेहनत करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। तो इसीलिए ये जो है ये क्या बोले हम, यूहान गुटेनबर्ग ये काफ़ी मशीनें इस तरह से छापने की मशीनें ये लाता है, ये यूहान गुटेनबर्ग। कौन सा ईस्वी में? तो 1448 ईस्वी में। आगे हम लोग का कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है। तो वन का बचाव किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसका हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है, तो वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। मतलब ये जो वन है, जंगल जो पूरा अंधाधुंध कटाई चल रही है, इसको हम लोग को रोकना है। आगे है कि अति चराई पर रोक लगाई जाए। बहुत अधिक चराना भी नहीं है जंगल में, उसका रोक लगाना है। फिर वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। अब हम वन से तो वृक्ष काटते हैं, ठीक है, लेकिन उनके स्थान पर आप वृक्ष को रोप दीजिए, तो ये ठीक बात है। ठीक है, वन काटना ये गलत बात है, लेकिन आप जब वन काटे, वो किसी भी चीज़ का उपयोग के लिए, घर के लिए, किसी भी चीज़ का हम लोग उपयोग करने के लिए वन काटना पड़ा हम लोग को, लेकिन उस स्थान पे क्या करना है कि वन और दूसरा, उसी स्थान पे दूसरा वृक्ष लगा देना है। फिर आगे है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। तो वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारी आदि से सुरक्षित रखना है। तो ये और आगे हम लोग का कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो। इसीलिए सरकार ने गैस सभी के घर में ये उपलब्ध कराने की कोशिश किए थे। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम हो, तो उसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। ठीक है, तो ये था हम लोग को वन को किस तरह से बचाएंगे, इसका वर्णन किए हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग का मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। तो ये मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। अब ये मोटे अनाज क्या है कि ये पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि, जहाँ पे कम उपजाऊ भूमि यानी कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। ठीक है, इसमें कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं और कुछ चारे की, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाजों की फसलें हैं। मोटे अनाज में क्या क्या फसल आ जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे आप? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब हो जाएगा आपका मोटे अनाज में। ठीक है, आगे है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। क्योंकि ये सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है कि क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से, मतलब सत्ता को यानी पावर को हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, ये सब हम लोग बांट देंगे, तो ये सामाजिक समूह के बीच कम टकराव होगा। ठीक है, तो टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ
क्या होता है? तो जनता द्वारा शासन। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब ये जनता खुद चुनते हैं सरकार, फिर वो प्रतिनिधि होता है अपने अपने मतलब अपना अपना कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जब उनको बांटा जाता है यानी पावर बांटा जाता है तो ये निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आगे संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दिए जाते हैं। तो ये था सत्ता की लोकतांत्रिक सरकार में, यानी लोगों के द्वारा चुने गए सरकार में ये सत्ता को बांटा क्यों जाता है, सत्ता को साझेदारी क्यों किया जाता है, ये था इसका परिभाषा। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो जातिवाद के दुष्प्रभाव, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता जब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जातिवाद से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो जाती है। ये जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर खतरा है। ये जातिवाद का यही अर्थ हुआ कि सामाजिक भेदभाव होते रहता है, ऊंच नीच का भेदभाव होते रहता है, उसके चलते ऊंच नीच का मतलब उत्पीड़न शोषण का शिकार हो जाती है। और ये जातिवाद के कारण समाज भी विभिन्न वर्ग में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है, जो ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर खतरा है। ठीक है, तो ये था आपका जातिवाद। आगे देखिए 45 नंबर सवाल कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है उसको हम लोग को स्पष्ट करना है, लिखना है। देखिए क्या है, समझ लीजिए। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का क्या कार्य है? तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, उम्मीदवारों का नामांकन लेना, उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना, ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। फिर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये राजनीतिक चुनाव आयोग का काम होता है। कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, ये काम होता है। विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना। आगे कि चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना। ठीक है, तो ये था हम लोग का चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना। आगे हम लोग का कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। अभी जो हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं तो इससे हम लोग क्या क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं एग्जाम में। इसमें क्या है कि इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारियाँ जिन्हें आप जानना चाहते हैं आप एकदम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो आप जानना चाहते हैं, आपके पास फ़ोन है या कुछ भी चीज़ है, लैपटॉप है, कुछ भी है, कंप्यूटर है, तो आप जो भी जानना चाहते हैं, आपका दिमाग में जो भी आता है, डाउट है, जो भी मतलब ये सब चीज़ है, यानी पुस्तक सबसे भी आपका जो भी डाउट है, आप जो क्वेश्चन नहीं जान रहे आप मंगा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। सब कुछ आप जान सकते हैं, आप एकदम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खुद से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग का कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो ये जर्मनी एकीकरण मतलब जर्मनी एकजुट हुआ, जर्मन एक राज्य मतलब एक देश बना, इसका एकीकरण का प्रक्रिया का वर्णन करना है। क्या क्या प्रक्रिया हुआ उसका वर्णन करना है। तो देखिए राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रेसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। ठीक है, आगे हम लोग का कि तत्पश्चात प्रेसा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रेसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये ओटोन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रेसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ये बिस्मार्क। आगे है कि अंगा नंबर में 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रेसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। किनके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, बिस्मार्क।
बिस्मार्क के द्वारा। आगे हम लोग का 4 नंबर पॉइंट है कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये जब इटली का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में ये पूरा हो चुका था। उसके बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। आगे है 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि अंग्रेज मतलब भारत के लोग अंग्रेजों का बनाया गया जो भी है संस्था है, जैसे स्कूल है, जो भी सरकारी काम है उसमें भारत के लोग काम करते थे, या जो भी चीज़ उससे सामान वगैरह खरीदते थे, वस्तु खरीदते थे। तो ये असहयोग आंदोलन में ये हुआ कि आप उससे अगर महात्मा गांधी क्या सोचे कि अगर हम लोग अंग्रेजों से अगर कुछ भी अंग्रेजों का साथ हम लोग छोड़ दें, अंग्रेजों का साथ देना हम लोग छोड़ दें, तो ये अगर अंग्रेज हम लोग से साथ नहीं लेगी तो ये इनको विवश होकर भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चलते ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि भारत के लोग अंग्रेजों का बनाया गया जो स्कूल है उसमें काम करते थे, मतलब टीचर के रूप में बच्चे पढ़ने जाते थे। वे लोग, ये असहयोग आंदोलन हुआ तो उस समय सभी लोग छोड़ दिए, वो नौकरी छोड़ दिए, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए अंग्रेजों का। ये लोग सोचे कि हम लोग भारत अपना ही स्कूल बनाएंगे और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी सामान अंग्रेज से खरीदते थे, अंग्रेजों के द्वारा खरीदे जाते थे भारत में, वो सब जो है अब नहीं खरीदते थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं खरीदा जाता था, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये असहयोग आंदोलन संपूर्ण नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। ठीक है, ये संपन्न नहीं होता है, फिर बाद में और ये अंग्रेजों के स्कूल में और जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है कि असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें, क्या क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में देखिए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में हुई, जो 1922 तक चला था। ठीक है, 1920 में हुई और जो 1922 तक चली थी। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। बोले थे ना हम, सरकारी नौकरी जितने भी वो सब सभी को बहिष्कार, यानी सभी को छोड़ दिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और आगे क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, फिर शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, फिर वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, आगे है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, फिर शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। ठीक है, सभी अपना काम छोड़ दे रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, फिर वकील जो है ये मुकदमा लड़ना छोड़ दिए, फिर टीचर अपना त्यागपत्र दे दिए। आगे क्या है, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, फिर देश में खादी प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। ठीक है, फिर ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। तो ये था हम लोग का जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये पॉइंट बाय पॉइंट ये लिखा गया है। इसको आप लोग को अच्छे से नोट करना है और ये दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग का कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। तो है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक ऐसी परियोजना होती है जिनका उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। ये परियोजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये न केवल जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल परिवहन जैसे कार्यों को करती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। ठीक है, ये बहुत उद्देश्य परियोजना है। क्या क्या होता है कि जल भी उत्पादन हो जाता है, फिर सिंचाई भी हो जाता है, जो हम लोग कुछ भी बांध बनाते हैं
तो उससे हम लोग को सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। और परिवहन जैसे हम लोग जल परिवहन जैसे कार्य को करते हैं। और ये पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये उपयोग में लाया जाता है, ये उपयोग में होता है। फिर बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ में भी नियंत्रण किया जाता है। फिर सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। फिर है कि देश के विकास में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका। ये भूमिका क्या क्या होती है, देखिए सिंचाई सुविधा, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना में सिंचाई सुविधा, ये परियोजनाएं कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसानों की उपज बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है और विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। क्या बोले हम कि ये जो सिंचाई सुविधा में भी काम किया जाता है, और जिसके किसानों की ये सिंचाई सुविधा अच्छा होता है तो किसानों की उपज बढ़ती है, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है। भारत जो है मानसून आता है उसके बाद ही खेती की जाती है, ठीक है। मानसून के द्वारा निर्भर होता है ये भारत देश, ठीक है। तो ये सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है। वर्षा पर निर्भरता है तो ये सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है और विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। ये सिंचाई सुविधा से ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का ये महत्व है। आगे है कि बिजली उत्पादन, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं से बिजली उत्पादन भी किया जाता है। फिर कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल विद्युत संयंत्रों के रूप में बिजली उत्पादन करती है, जिससे उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति होती है। यह ऊर्जा संकट को हल करने में मदद करती है, ठीक है। बिजली उत्पादन भी किया जाता है। आगे बाढ़ नियंत्रण। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होती है। जलाशयों और बांधों के माध्यम से वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता है, जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण भी होता है, ठीक है। आगे है कि जल आपूर्ति और पेयजल। ये परियोजनाएं पीने के पानी की आपूर्ति करती है, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही जल परिवहन के द्वारा नदी मार्गों को सुरक्षित और सुलभ बनाया जाता है, जिससे परिवहन को बढ़ावा मिलता है। आगे है पर्यावरण संरक्षण। जल संसाधनों का नियोजित उपयोग पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। पर्यावरण की भी रक्षा करने में भी मदद किया जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के द्वारा। फिर जैसे जलाशयों और तालाबों के निर्माण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग को लाभ मिल रहा है। आगे है कि आर्थिक विकास। इन परियोजनाओं से उद्योगों को जल आपूर्ति मिलती है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलती है और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। इनमें स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आर्थिक विकास होता है, ठीक है। आगे अब हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इन परियोजनाओं के घटकों और लाभों को विस्तार से समझते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी DVC उदाहरण देखिए कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन भारत में एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में स्थित है। यह परियोजना दामोदर नदी पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये कौन सा राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से ये झारखंड राज्य है और पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। आगे DVC के घटक। बांध और जलाशय। दामोदर नदी पर कई प्रमुख बांध और जलाशय बनाए गए हैं, जिनमें मैथन डैम, तिलैया डैम, पंचेत डैम शामिल है। इन बांधों का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन है, ठीक है। ये बांध का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन। आगे है जल विद्युत संयंत्र। इन बांधों के जरिए जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जैसे ये मैथन डैम हो गया, तिलैया डैम हो गया, पंचेत डैम हो गया। इन डैमों के माध्यम से जल विद्युत भी उत्पादन किया जा रहा है, जैसे मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर ये परियोजनाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की आपूर्ति करती है, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग को ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। आगे है कि सिंचाई व्यवस्था। दामोदर वैली में जलाशयों से जल का उपयोग कृषि भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों लाभान्वित हुए।
ये दामोदर वैली ये जलाशयों से उपयोग कृषि भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है, जिसके कारण कृषि में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई और किसानों को लाभ हुआ। आगे है लाभ होता है, आगे है कि बाढ़ नियंत्रण प्रणाली। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी है। ठीक है, बांधों और जलाशयों के माध्यम से नदी के पानी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति में कमी आती है और इसके प्रभाव से निपटना आसान होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का दामोदर वैली कॉरपोरेशन का ये मुख्य घटक। और आगे है क्या, देखिए और भी कुछ है। फिर औद्योगिक विकास। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कारण क्षेत्रीय औद्योगिक विकास हुआ है। इसके द्वारा बिजली की आपूर्ति और जल संसाधनों का प्रबंधन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में सहायक है। आगे डीबीसी के लाभ क्या क्या है उसको देखिए। सिंचाई में वृद्धि। डीबीसी के जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों की आय में सुधार हुआ। ये डीबीसी के जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों को लाभ मिला, जिसके चलते हुए अभी पैसा कमा रहे हैं, उनका आय में सुधार हुआ। ठीक है, आगे है कि बिजली आपूर्ति। ये जल विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न बिजली का उपयोग उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट को हल किया जाता है। ये बात बिजली आपूर्ति, ये बिजली भी उत्पादन किया जाता है, जिसके चलते घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट को हल किया जाता है। ठीक है, सभी को अभी बिजली मिल रहा है, कितना अच्छा। पहले नहीं था, पहले बिजली नहीं था तो क्या ढिबरी सबसे ये काम चलाना पड़ता था, लालटेन ये वगैरह ये सब। अभी लेकिन बिजली आ गया तो सभी को आरामदा मतलब ये ऊर्जा संकट ये हल किया गया। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण। डीबीसी के बांधों और जलाशयों के द्वारा बाढ़ के जोखिम को कम किया गया है, जिससे क्षेत्र में जनजीवन सुरक्षित रहता है और कृषि क्षेत्र में भी नुकसान कम होता है। फिर हम लोग आगे है नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक विकास। डीबीसी से क्षेत्रीय विकास में सुधार हुआ है। नए उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े और इसके कारण सामाजिक और आर्थिक सुधार भी हुए हैं। रोजगार भी अवसर मिला है, रोजगार का भी ये डीबीसी क्षेत्रीय विकास में सुधार हुआ है। ठीक है, रोजगार भी मिला है। आगे है कि पर्यावरणीय लाभ। जल विद्युत परियोजनाएं जल संसाधनों का पर्यावरणीय तरीके से उपयोग करती है। ये परियोजनाएं ग्रीन ऊर्जा का स्रोत है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है, अब है संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अब क्या है कि संघीय सरकार में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सरकार। अब 2 या 2 से अधिक सरकार क्या हो जाएगा, पहला है हम लोग का केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। फिर दूसरा में हो जाएगा हम लोग का राज्य सरकार, राज्य सरकार। फिर हो जाएगा पंचायती सरकार, यानी 1, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है ये संघीय सरकार में। आगे क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कि राज्य सरकार ये राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पुलिस ये सब है, ये प्रशासन राज्य सरकार ये आता है। ठीक है, आगे है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए सभी सरकारों को संविधान के आधार पर ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए सभी सरकारों को संविधान निर्माण किया गया, संविधान में जो संशोधित है उसी के आधार पर अपना कार्य करने पड़ते हैं सरकार को। ठीक है, आगे हम लोग का कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, केंद्र और राज्य सरकारों अर्थात दोनों की सहमति का होना आवश्यक होता है।
ठीक है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में संविधान का मौलिक प्रावधान, यानी संविधान के उसमें अगर प्रावधान मतलब कुछ सुधार करना है, बदलना है कुछ, तो ये अकेले नहीं होगा, केवल केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं होगा, ये दोनों सरकार का सहमति होना चाहिए तो ही ये बदल सकता है। ठीक है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग कानून बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग कानून बनाते हैं, तो जैसे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना रहे हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बना रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो अगर इन दोनों सरकारों के बीच इस शिक्षा के क्षेत्र में बना रहे हैं तो इसमें विवश हो जाता है, तो इसका न्याय कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। ठीक है, इनका न्याय कौन करता है, न्यायपालिका करता है। आगे है कि संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है। फिर वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को राजस्व के लिए विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। आगे है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता को सुरक्षा कर प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति, और दूसरा, विभिन्न सरकारों का एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। तो ये था हम लोग का संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो इतना जो बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, या तो आपको चैनल पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, उसमें आपको इसका PDF दिया जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ के आपका माइंड में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना है और एग्जाम में अच्छे तरह से लिखना है, समझ कर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना वीडियो बना के ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए सहायता कर रहे हैं, इतना तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना आपका एग्ज़ाम अच्छा हो इसलिए मैं आप लोग के लिए सहायता कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी लाइक करना है आप लोगों को। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।